अगला सवाल है दोस्तों हमारा सोलर स्टॉर्म की बात करेंगे। आपने स्टारलिंक का सुना था? स्टारलिंक कौन ना जानता है एलोन मस्क को, है ना। एलोन मस्क एक कंपनी बना रहे हैं जिनका नाम है स्टारलिंक। स्टारलिंक का उद्देश्य है, एक पर्पस है कि वो पूरी दुनिया के अंदर में जो एरिया ऐसा है जो रिमोटेस्ट है, मतलब जहाँ पर आप फाइबर नहीं बिछा सकते, वायर नहीं बिछा सकते, मतलब दुनिया के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाला जो हिस्सा है ना, उसके अंदर में जो बिल्कुल मतलब ऐसा हिस्सा है जहाँ लोग पहुँच ही नहीं सकते, उस हिस्से में आपको इंटरनेट फैसिलिटी देनी है। ठीक है, ये किसका उद्देश्य है दोस्तों? ये किसका पर्पस है? ये पर्पस है किसका? स्टारलिंक का। और उसके लिए वो काम कर रहा है। ठीक है, स्टारलिंक उसके लिए क्या कर रहा है दोस्तों? स्टारलिंक इज वर्किंग फॉर दैट, और उसके लिए वो दुनिया भर की सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है स्पेस के अंदर। बहुत सारी सैटेलाइट वो स्पेस के अंदर लॉन्च कर रहा है। ठीक है, हजारों की संख्या में बता रहा हूं मैं। अब उनमें क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, 2, 3, 4 फरवरी के आसपास उनकी 49 सैटेलाइट में से 40 सैटेलाइट जो है दोस्तों वो डिस्ट्रॉय हो गई। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था दोस्तों सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, है ना। उसका रीजन था क्या? जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। उसका रीजन था सोलर स्टॉर्म। सर ये सोलर स्टॉर्म क्या होता है? सोलर स्टॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमारा जो सूर्य है ना, ऐसा नहीं है कि बस आराम से लगातार वो चमकता रहता है बस, ठीक है, कॉन्स्टेंटली, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सूर्य के अंदर में कुछ ऐसी जगह होती हैं जो कम चमकीली होती है, जो हमारी फोटोस्फीयर है उससे कम चमकीली होती है, उनको हम बोलते हैं सन स्पॉट। क्या बोलते हैं? सन स्पॉट। मतलब एक ऐसी जगह सन के अंदर में जो कम चमकीली है, उतनी चमकीली नहीं है। उस एरिया से, ठीक है, उस सनस्पॉट वाले एरिया से आपका CME इजेक्ट होते हैं। ठीक है, आपका वहां से क्या होता है? चार्ज इलेक्ट्रॉन, मान लो बहुत हाई मात्रा में, हाई डेंसिटी में, बहुत तेज स्पीड से वहां से चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? सोलर फ्लेयर। और वो बहुत ज्यादा मात्रा में जब होते हैं उनको बोलते हैं हम सोलर स्टॉर्म। क्या बोलते हैं? अब ये जो चार्ज पार्टिकल वहां से निकलते हैं, ये पृथ्वी को या बाकी ग्रहों को, ठीक है, या हमारे सौर मंडल को बहुत नकारात्मक रूप से क्या कर सकते हैं? सोलर एटमॉस्फेयर को प्रभावित कर सकते हैं। अब मंगल पे क्या होता है अपने को इससे नहीं लेना। ठीक है, जब मंगल पे रहेंगे, जब देखेंगे, अभी हम धरती पे रहते हैं, तो धरती पे इससे दिक्कत क्या होती है कि हमारा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो नष्ट हो सकती है, जैसे अभी हो गई है। ठीक है, जैसे अभी देखोगे तो 40 सैटेलाइट जो है वो खत्म हो गई है। ठीक है, डेड हो गई हैं स्टारलिंक की। एलोन मस्क भाई साहब जो है उनकी कंपनी की 40 सैटेलाइट जो है दोस्तों वो क्या हो गई है? तबाह हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोलर फ्लेयर। पहली बात। दूसरा, ये जो हमारा पावर ग्रिड होता है ना, बिजली वाला सिस्टम, ये उसको भी बर्बाद कर सकता है पूरी तरीके से। ठीक है, डिस्टर्ब कर सकते हैं। हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ मैंने आपको बताया है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, सपोज दिस इज अर्थ, तो पृथ्वी के अंदर में यहां पर क्या है दोस्तों? कोर। और कोर में क्या पाया जाता है? लोहा प्लस में आयरन, लोहा पाया जाता है, निफे जिसको हम बोलते हैं, लोहा प्लस में निकिल। अब इस आयरन की वजह से जो पृथ्वी की जो कोर है दोस्तों, इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट। ठीक है, ये मैग्नेट की तरह काम करती है ना, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों? आयरन है, लोहा है। इसी की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, ये हमें क्या करता है? जो हाई एनर्जी रेडिएशंस है ना, उनसे हमें बचाता है, सुरक्षित करता है। ठीक है, हमें क्या करता है? सुरक्षित रखता है। अब जब ये सोलर स्टॉर्म आता है, सोलर फ्लेयर्स आती हैं, ठीक है, तो जब ये बहुत शक्तिशाली होती है तो कई बार ये इसको क्या कर जाती हैं? पास कर जाती हैं। और नॉर्मली भी ये पास करती हैं। हम इनको नॉर्दर्न लाइट्स के रूप में देखते हैं। कहाँ पर दोस्तों? वो हरी हरी टाइप की लाइट दिखती रहती है और उसको हम नॉर्दर्न लाइट के रूप से जानते हैं। ठीक है, और वो हमें आर्कटिक के अंदर देखने को मिलती है, हमारे नॉर्थ पोल के आसपास जो है वो देखने को अपने को मिलती है। तो सोलर स्टॉर्म, जिसमें इतनी सारी सैटेलाइट जो है वो नष्ट हो गई हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सोलर स्टॉर्म होता क्या है, ये जो न्यूज़ है इसके बारे में पढ़ते हैं। हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सोलर स्ट्रीम से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, सोलर फ्लेयर से। ये सारी बातों को हम क्या करेंगे दोस्तों? चर्चा। एक प्री का सवाल डिस्कस करेंगे, मेंस का क्वेश्चन देंगे आपको, और साथ ही साथ में बात करेंगे इसके रिलेटेड सर्च और प्री स्पेसिफिक टॉपिक के। तो ये टॉपिक आया हुआ था SpaceX सैटेलाइट फॉलिंग आउट ऑफ द ऑर्बिट आफ्टर द सोलर स्टॉर्म। 10 फरवरी का टॉपिक है दोस्तों, ये आपके साथ में आया हुआ था। GS पेपर 2 से संबंधित है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की गई है। किसकी बात की गई है दोस्तों? स्पेस टेक्नोलॉजी। मुद्दा समझ लीजिए पहले, सिंपल सी बात है। जो अभी नई कुछ सैटेलाइट भेज रहा था SpaceX, ठीक है, SpaceX भेज रहा था, वो सोलर स्टॉर्म की वजह से क्या हो गई हैं? सारी की सारी खराब हो गई हैं। कुल मिला के 40 सैटेलाइट थी, 49 छोटी छोटी सैटेलाइट उन्होंने पिछले हफ्ते लॉन्च की थी, उनमें से 40 सैटेलाइट जो है वो खत्म हो गई हैं, खराब हो गई हैं। और बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों ये।
40 सैटेलाइट एकदम से नष्ट होना, लेकिन डरो मत, ऐसा नहीं है कि ये 40 सैटेलाइट जो है नष्ट हो गई तो नष्ट होके तो ये धरती पे गिरेंगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, इन सैटेलाइट को ऐसे मटेरियल से बनाया गया है कि यूजुअली इनका मटेरियल जो है एटमॉस्फेयर में ही क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, धरती तक ये पहुंचेंगे नहीं। जैसे ही ये दोबारा से एटमॉस्फेयर में री एंटर करेंगे, दे विल बी लाइक बर्न आउट, वो नष्ट हो जाएंगी, जल जाएंगी। तो पृथ्वी पर इसका कोई भी डेब्रिस जो है वो नहीं आएगा, किसी प्रकार का स्पेस के अंदर में डेब्रिस क्रिएट नहीं होगा। जब कंपनी ने ये सैटेलाइट बनाई थी तो उन्होंने इन बातों का ध्यान रखा था। तो 40 सैटेलाइट जो हैं दोस्तों वो नष्ट हो गई हैं दोस्तों, बर्न हो गई हैं, और या बर्न हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, अभी नष्ट हो जाएंगी पूरी, ठीक है। आउट ऑफ 49, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, बहुत बड़ा लॉस भी है ये जो है स्टारलिंक को। SpaceX said a geomagnetic storm last Friday made the atmosphere denser। इसका कारण क्या बताया जा रहा है? इसका कारण बताया जा रहा है कि पिछले बार जो फ्राइडे को एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया था और उसकी वजह से एटमॉस्फेयर बहुत डेंसर हो गया, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर में क्या आ गया दोस्तों, चार्ज पार्टिकल जो कहाँ से आए थे, सूर्य से निकल के आए थे, सूर्य के सनस्पॉट से निकल के आए थे, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर बहुत डेंस हो गया। और उस डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से जब सैटेलाइट ऊपर जा रहा था उसके ऊपर में ड्रैग हो रहा था, वो जितना डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ड्रैग लगेगा उसके ऊपर, और उस ड्रैग की वजह से सारी की सारी सैटेलाइट जो है वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। ग्राउंड कंट्रोलर ट्राई टू सेव द कॉम्पैक्ट फ्लैट पैनल सैटेलाइट बाय पुटिंग देम इनटू अ टाइप ऑफ हाइबरनेशन। नीचे वालों ने कोशिश की है उसको बचाने के लिए। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि जैसे भालू होते हैं ना, पोलर बियर, जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है ना वो हाइबरनेट हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, मतलब मरे टाइप के हो जाएंगे, वो 6 महीने तक सोते रहेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद जैसे ही मौसम ठीक होता है एकदम से जग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं हम क्या दोस्तों, हाइबरनेशन। तो ये कह रहा है कि ये जो नीचे ग्राउंड कंट्रोलर थे स्टारलिंक वाले या SpaceX वाले, इन्होंने कोशिश की है उसको बचाने की, बट वो बचा नहीं पाए, ठीक है, वो उसको बचा नहीं पाए, ठीक है। हाइबरनेट किया उन्होंने ताकि ड्रैग जो है मिनिमम हो पाए, बट ऐसा कुछ कर नहीं पाए और वो मामला गड़बड़ हो गया। SpaceX ने डेलिबरेटली जब इनको लॉन्च किया था तो इनको यूजुअल जो ऑर्बिट है जहां पे सैटेलाइट को जाना चाहिए उससे उन्होंने क्या रखा था, नीचे रखा था, ठीक है, उन्होंने उनको क्या रखा था, उससे नीचे, सो दैट एनी डर्ट्स कैन क्विकली री एंटर द एटमॉस्फेयर एंड पोज नो थ्रेट टू अनदर स्पेसक्राफ्ट। इसका रीजन क्या था, ठीक है, उसका रीजन ये था कि बाई चांस अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है और ये सैटेलाइट टूट जाती हैं तो ये दोबारा से चुपचाप से जो है अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकें। अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे उसके बाद ये जल जाएंगे, क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर में आने के बाद में फ्रिक्शन लगेगा तो, और ये क्या हो जाएंगे, इनमें आग लग के खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ना तो नीचे कुछ गिरेगा और ना ही स्पेस के अंदर में कोई कचरा बचेगा। अदरवाइज अगर ये स्पेस में घूमती रहेंगी, ठीक है, ऑर्बिट में घूमती रहेंगी, स्पेस में पड़ी रहेंगी, तो दूसरी स्पेसक्राफ्ट से, दूसरी सैटेलाइट से टकरा सकती हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकती है ना। तो इसीलिए इनको जो यूजुअल इनकी जो हाइट है उससे नीचे रखा गया था, ताकि जल्दी से अगर इनमें कोई गड़बड़ होती है तो दोबारा से तुरंत से गिर के जो है अर्थ एटमॉस्फेयर में तुरंत से गिर सकें और वहाँ से ये जल जाए, बर्न हो जाए। There is no danger from these newly falling satellites either in the orbit on the ground according to the company। कंपनी इस बात को क्लियर किया कि डरने की बात नहीं है, ना तो ऑर्बिट में इनसे कोई खतरा होगा, ठीक है, और ना ही ग्राउंड पे कोई खतरा होगा। ये समझ में आ रही बात आपको मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, पिछले फ्राइडे को, पिछले शुक्रवार को, इस शुक्रवार में पिछले शुक्रवार को एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आता है, ठीक है, एक सोलर स्टॉर्म आता है, वो हिट करता है हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को। उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर डेंसर हो जाता है, घनत्व तो बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सूरज के इस सोलर स्टॉर्म से कुछ चार्ज पार्टिकल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से इन सैटेलाइट्स के ऊपर में जो ड्रैग है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो बढ़ जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से ये जो सैटेलाइट है ये क्या हो जाती है दोस्तों, नष्ट हो जाती है। हमारे ग्राउंड कंट्रोलर जो हैं SpaceX के, हमारे नहीं, SpaceX ने उन्होंने कोशिश की इन सैटेलाइट को बचाने की, बट वो बचा नहीं पाए। अब सेफ्टी कंसर्न की अगर हम बात करें, क्या ये सेफ है, क्या इससे, भाई 40 सैटेलाइट गिरी है नीचे धरती पे, तो सर क्या इनसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या इनसे कोई खतरा नहीं होगा? भाई देखो सुनो मेरी बात, जब इन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था ना, तो SpaceX ने जो इनकी वास्तविक जो हाइट है ना उससे थोड़ा नीचे इनको लॉन्च किया था, ताकि कल को अगर ऐसी दुर्घटना हो तो ये तुरंत ये सैटेलाइट जो है ये एटमॉस्फेयर में एंटर कर सके। अब एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे, आप सोचेंगे सर धरती पे गिर सकती है, हाँ, लेकिन जब एटमॉस्फेयर में कोई चीज़ गिरती है तो उसमें आग लग जाती है, आपने देखा होगा ना, ठीक है। जैसे कोई कॉमेट कह रहा हूँ, कोई मीटरॉइट आता है उसमें आग लग जाती है, जिसको आप टूटता हुआ तारा कहते हो। तो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में आग लग जाती है। इन सैटेलाइट को ऐसे ही बनाया गया, छोटी सैटेलाइट है, स्मॉल सैटेलाइट है,
तो ये एटमॉस्फेयर में ही क्या हो जाती हैं, बर्न। तो ना तो ऊपर रहेंगी तो ऊपर किसी स्पेसक्राफ्ट को खतरा नहीं, और ना ही नीचे गिरेंगी कि आपकी सर पे गिर जाएगी, आपका सर फूट जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। अब कल मुंबई हाई कोर्ट ने एक सुनवाई की वारदा की केस था। एक लड़की ने एक लड़के को रास्ते पे जलाकर मार दिया और लड़का तो डिसाइड हुआ है कि सागर नायक ये कोर्ट पे छोड़ते हैं दोस्त, है ना। मतलब अपन क्या करते हैं ना, हम पढ़ लेते हैं कि कोर्ट क्या कह रहा है ना। जो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार है, नहीं है? आपको नहीं लगता? मुझे लगता है, मे बी आप लोग नहीं लगता हो किसी को। तो मैं इस पे ना, मैं आर्ग्यूमेंट अपन करेंगे नहीं, ठीक है, किसको क्या सज़ा दी है, क्योंकि हमारा ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जजेस हैं वो हमसे बेटर जानते हैं, बेहतर जानते हैं, ज़्यादा अच्छे से जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। सो इस पे अपन नहीं पढ़ेंगे ना, ये आर्ग्यूमेंट अपन नहीं करेंगे, समझ में आ रही बात। इस पे अपन चर्चा नहीं करने बैठेंगे क्या सही है क्या गलत है, किस केस में। ये कोर्ट का मैटर है। हमारा काम क्या है, देखो हमें IAS ऑफिसर बनना है, ठीक है, हमें सरकार का हिस्सा बनना है, हमें जो है मिल के काम करना है सरकार के साथ। तो हम बस पढ़ते हैं, ठीक है ना, पढ़ते हैं क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सोसाइटी की क्या ओपिनियन है, ठीक है, हम बस पढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा इस पे अपन ओपिनियन जनरेट नहीं करते, अपन लेमैन थोड़ी ना है। मैं क्या बोलता हूँ, देखो पढ़ के ना जो तुम्हें समझ में आए दिमाग में रखो, ठीक है, दिमाग में रखो। जितना ज़्यादा बोलोगे ना, समझदार आदमी बोलता बहुत कम है, ठीक है, और जो कम बोलता है उसकी उतनी बात की वैल्यू होती है, जो ज़्यादा बोलता है उसके बात की वैल्यू नहीं होती है ना। तो उस बात को, प्रिंसिपल को ध्यान रखो, समझो चीज़ को और दिमाग में रखो। हमें बोलने का जो है मौका कब मिलेगा, जब हम एग्ज़ाम देंगे, जब लिखने का मौका मिलेगा। लेकिन लिखना भी बहुत अच्छे तरीके से, सोच समझ के, और लिखना भी वही है जो हम पढ़ रहे हैं। रेडिकल नहीं होना है, कभी भी नहीं होना रेडिकल। सरकार के खिलाफ कभी मत बोलो, कोर्ट के खिलाफ कभी मत बोलो, ठीक है, कभी मत बोलो। और अपने जो इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं इनको कंट्रोल में रखो। जब आप सरकार का हिस्सा बन जाओगे, जब IAS ऑफिसर बन जाओगे, देन आपको ये चीज़ें रियल टाइम में देखने को मिलेंगी। वहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस आप क्या करना, लगाना। तब आप देखना कि सोसाइटी का हिस्सा रह के आपने क्या देखा है, क्या सीखा है, क्या सोचा है, तब करना जो आप करना चाहते हैं। अभी तो ना आप कुछ कर सकते हैं दोस्त, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अभी हम सिर्फ पढ़ सकते हैं चुपचाप बैठ के, ठीक है, चीज़ों को सीख सकते हैं। इसके अलावा ना अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, नाइदर यू नॉर आई। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते कुछ भी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो अभी इन चीज़ों को छोड़ते हैं एंड, ठीक है, अपना समय इस पर वेस्ट नहीं करते हैं। जो अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तो उसको पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं बात को, ठीक है। यहां तक हमें बात समझ में आ गई क्या हुआ स्पेसएक्स की 40 सैटेलाइट के साथ में, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर ये सोलर स्टॉर्म होता क्या है, ठीक है, चक्कर ये बताओ हमें। तो देखो सोलर स्टॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया जो हमारा सूर्य है ना, देखो जैसे पृथ्वी की अलग अलग लेयर होती है, ठीक है, पृथ्वी की अलग अलग लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है, ऐसे होती है। ऐसे ना सन की भी मान लो आप अलग अलग डिफरेंट लेयर होती है, ठीक है, कोर, ठीक है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, ठीक है। पर हम सन की लेयर मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमने कभी पढ़ी भी नहीं है। अब होता क्या है ना दोस्तों, सन के ऊपर अब हम ऐसा सोचते हैं कि सूरज एक कांस्टेंट चीज है, भाई नहीं, सूरज के अंदर में भी कुछ हिस्से ऐसे हैं, ठीक है दोस्तों, जो कम चमकीले हैं, जहां से उतनी रोशनी नहीं आती। और इन हिस्सों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दीज हिस्से आर नोन एज सन स्पॉट। क्या होता है दोस्तों, इनको हम बोलते हैं सन स्पॉट। इन सन स्पॉट से कई बार क्या होता है दोस्तों, ठीक है, समय समय पर इन सन स्पॉट से आपका, ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आते हैं, फिर सोलर एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, सौर मंडल के एटमॉस्फेयर में आते हैं। और ये जो है कितने भयंकर है, ये इनकी अवधि होती है, मतलब निकलते रहते हैं, ये कुछ घंटों से लेकर कुछ मिनटों तक निकलते हैं, मतलब इनकी अलग अलग ड्यूरेशन होती है। बट जब ये सोलर स्टॉर्म जो है, जब ये इलेक्ट्रॉन हमारे सोलर एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है ना, अलग अलग ग्रह, सेलेस्टियल बॉडी पे बहुत प्रभाव पड़ता है।
हमें पृथ्वी का प्रभाव पड़ना है। ये बात समझ में आ रही है आपको? बस इसी चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूं। सोलर स्टॉर्म अकर व्हेन द सन एमिट ह्यूज बर्स्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सोलर फ्लेयर एंड द कॉर्नल मास इजेक्शन। इसको सीएमई भी बोलते हैं, कॉर्नल मास इजेक्शन। ये क्या होता है अभी बताऊंगा। तो कब आता है सोलर स्टॉर्म दोस्तों? जब सूरज बहुत ज्यादा मात्रा में हाई एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ सोलर फ्लेयर। इन सोलर फ्लेयर में क्या होता है? कुछ नहीं होता सर, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मैंने बताए, जो सन स्पॉट से क्या होते हैं? एमिट होते हैं। दीज फिनोमिना सेंड अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या इस फिनोमिना में, सोलर स्टॉर्म में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो अभी मैंने बताया वो सूर्य से इजेक्ट होता है, ठीक है, और ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आता है। मैंने आपको भी बताया था कि नहीं बताया था? ये जो है ये आएगा, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इनको हम क्या बोलते हैं? सोलर फ्लेयर, ठीक है। तो ये सोलर फ्लेयर जो है ये ऐसे निकलेंगी, और ये जो सोलर फ्लेयर निकल के ये कहां पे आएंगी दोस्तों? ये पृथ्वी की तरफ आएंगी, ठीक है। ये हमारी अर्थ है ना, छोटी सी तो है अर्थ इसके मुकाबले। तो अर्थ के चारों तरफ क्या होता है आपको पता है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सोलर फ्लेयर फिर किसकी तरफ आती है दोस्तों? ये सोलर फ्लेयर आती है इसकी तरफ, है ना, हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, है ना, ठीक है। दिस फिनोमिना सेंड अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड द अर्थ एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 3 मिलियन माइल पर सेकेंड। 3 मिलियन माइल एक सेकेंड में चले, इतनी स्पीड से ये सूर्य से निकल के धरती की ओर आते हैं। When a solar storm strikes the earth, it often produce a dazzling northern light. आप देख लेना, उस पर डालना, ठीक है। नॉर्दर्न लाइट, इनको ऑरोरा बोरियोलिस भी कहते हैं। ग्रीन कलर की लाइट दिखेगी आपको, ठीक है, ग्रीन रेड कलर की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास दिखती है। कह रहा है कि जब ये सोलर स्टॉर्म हमारे अर्थ से एंटर करते हैं ना, तो इससे एक डैजलिंग, चमकना, चमचमाहट प्रोड्यूस होती है, इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट। देख सकते हो आप, नॉर्थ पोल के आसपास दिखती है ये, ठीक है, उसको नॉर्दर्न लाइट बोलते हैं। It display in the part of atmosphere that can be seen in the area close to the Arctic Circle. Arctic Circle के आसपास जाके आप इसको देख सकते हो। Solar storm start with a huge explosion the sun. आप पूछोगे सर सोलर स्टॉर्म होता क्या है? तो सोलर स्टॉर्म का रीजन है दोस्तों, सूरज के अंदर एक बड़ा सा विस्फोट होता है, और ये विस्फोट ना दोस्तों बहुत सारे न्यूक्लियर बम के, बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बम, मतलब करोड़ों न्यूक्लियर बम के समान होता है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, मैं करोड़ों न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा हूं। तो सोचो उससे कितनी एनर्जी सूर्य से निकलती होगी। वो सूरज से निकलने वाली एनर्जी 3 मिलियन माइल पर सेकंड की स्पीड से धरती की ओर आती है। उसके अंदर में चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, जिनको हम कॉर्नल मास इजेक्शन भी बोलते हैं। वो जब धरती की तरफ आते हैं, ठीक है, पृथ्वी के मैग्नेटिक जो फील्ड है उसके ऊपर गिरते हैं। तो जब नॉर्मल होंगे, तो जब मान लो बहुत कम है तो उसमें वो क्या होगी? नॉर्दर्न लाइट के रूप में दिखेंगे। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो उससे जो पृथ्वी के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। सोलर फ्लेयर यूजुअली गो हैंड इन हैंड विद द रिलीज ऑफ ह्यूज स्ट्रीम ऑफ चार्ज प्लाज्मा दैट ट्रेवल एट अ माइल्स ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स पर आवर। मैंने क्या बोला था अभी? सूरज से क्या क्या निकलता है? सूरज से एनर्जी तो निकलती है, ऑब्वियस सी बात है, साथ साथ में ये इलेक्ट्रॉन भी तो निकलते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन को हम दूसरे शब्दों में सीएमई भी बोलते हैं। आपका क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको सीएमई भी बोल देते हैं, या हम दूसरी भाषा में इनको चार्ज प्लाज्मा, ठीक है, या सीएमई कॉर्नल मास इजेक्शन भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। These CME when hit the earth they can cause geomagnetic storm। जब ये CME, जब भाई, अरे सिंपल, मैंने पहले ही सिंपल कर दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन इससे हिट करेंगे ना, इससे हिट करेंगे तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है? ठीक है, ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म प्रोड्यूस करेगा। जब ये इसे हिट करेंगे, अभी तक ये सिर्फ सोलर स्टॉर्म था, यहां तक ये क्या थे? सोलर स्टॉर्म था। लेकिन जैसे इसको हिट करेंगे, इट विल टर्न इनटू द जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। समझ में आया फिनोमिना? नहीं आया सर, दोबारा बताओ। बिल्कुल बताऊंगा भाई, ठीक है, बताने के लिए हूं मैं। अरे तुम्हारे को बताने के लिए, समझाने के लिए हूं मैं। चीजों को समझो, दोबारा समझ लो, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं क्या बोल रहा हूं, बात सुनो। ये हमारा सन, सूर्य महाराज, इसके अंदर में होते हैं बहुत सारे सन स्पॉट, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे, है ना। ये इनको हम बोलते हैं क्या दोस्तों? इनको हम बोलते हैं सन स्पॉट। सन स्पॉट का मतलब ये थोड़े से हल्के से कम चमकीले होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सूरज के अंदर में एक्सप्लोजन होता है, और इस एक्सप्लोजन जो है ये कई सारे बिलियन ऑफ न्यूक्लियर, मैंने बोला बिलियन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब के क्या है दोस्तों? आपका बराबर है। ये बात हम समझ गए हैं सर। अब इससे क्या होता है, जब ये होगा ना, तो आपका यहां से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और साथ साथ यहां से क्या होगे दोस्तों? आपके, मैंने बताया, चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों कंबाइन रूप से जब चलते हैं, इनको हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर,
और कितनी इंटेंसिटी से जाएंगे उसके आधार पर ये क्या बनता है दोस्तों, आपका सोलर स्टॉर्म। सोलर स्टॉर्म मैंने बताया जनरली ये फ्यू मिनट से लेकर ये आपका आवर्स तक हो सकता है, ठीक है, घंटों तक ये आपका हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जब ये पड़ता है हमारे ब्लू प्लैनेट के ऊपर, धरती के ऊपर ये गिरता है, ये हमारी अर्थ है, तो पृथ्वी के चारों तरफ क्या होते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता। जब ये इस पे टकराएगा, जब ये इस पे गिरेगा जाके, ठीक है, ऐसे इस पे गिरेगा, तो अभी तक सोलर स्टॉर्म था, जब ये गिर जाएगा तो इससे जियोमैग्नेटिक, जो पृथ्वी का जियोमैग्नेटिक जो मैग्नेटोस्फीयर है उसके अंदर हलचल आएगी, स्टॉर्म आएगा, उसी को हम बोल देते हैं भैया आपका जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको हम बोलते हैं CME, कॉर्नल मास इजेक्शन, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, ठीक। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आया तो एक बार फटाफट से ओके की रिपोर्ट करो, जल्दी ओके की रिपोर्ट करो, ठीक है। अब सनस्पॉट क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, सनस्पॉट एक डार्क रीजन होता है सूर्य के अंदर में, जो सूरज के आसपास का जो फोटोस्फीयर होता है उसके मुकाबले वो ठंडा होता है, ठीक है। और सोलर स्टॉर्म जो है ना, इट अकर ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द सनस्पॉट एंड कललास्ट, है ना। इस सनस्पॉट से ही, अभी तो समझाया मैंने, इन सनस्पॉट से ही तो एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं सनस्पॉट क्या होता है। नाउ इफेक्ट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। देखो पृथ्वी पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, और इसका प्रभाव पूछना है तो अब जाओ किससे पूछो, स्टारलिंक स्पेसएक्स के मालिक से पूछो, जाके एलोन मस्क से पूछो, बेचारा का कितना नुकसान हुआ है। तो सोलर स्टॉर्म जो है ना, इट कैन हिट द ऑपरेशन बेस्ड ऑन स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज। ऐसी दुनिया के अंदर ऐसी सर्विसेज जो स्पेस के ऊपर निर्भर है, जो अंतरिक्ष के ऊपर निर्भर है, वो सारी सर्विसेज इससे प्रभावित हो सकती हैं, सबको इससे प्रभाव पड़ सकता है। जैसे हमारा GPS हो गया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रेडियो हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीजें इससे क्या हो सकती हैं दोस्तों, प्रभावित हो सकती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ रही बात? ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन पे डिपेंड है, जो अंतरिक्ष की किसी भी सर्विस पर, ठीक है, निर्भर करती है, जो वो सब इससे क्या हो सकती है दोस्तों, प्रभावित हो सकती है। अंतरिक्ष निर्भर सेवाएं के संचालन में इसमें दिक्कत आएगी। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म इंटरफेयर विद द हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन एंड GPS नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। अब जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है उसकी वजह से हमारा जो GPS है वो गड़बड़ा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ में दोस्तों जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन होता है वो भी इससे क्या हो सकता है दोस्तों, प्रभावित। साइंस के टॉपिक में तुम्हें कम इंटरेस्ट है, समझ गया मैं ठीक है। एयरक्राफ्ट की फ्लाइट प्रभावित होती है, पावर ग्रिड प्रभावित होती है, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। अगर इसी टाइम पे मान के चलो अंतरिक्ष के अंदर में हमने कोई यान भेज रखा हो, ये तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं पहले कब आएगा और कब नहीं। सोचो इसी टाइम के ऊपर में अगर हमारा कोई मिशन यहाँ पे जाता हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ जाए, तो वो तो पूरी तरीके से क्या हो सकता है, बर्बाद हो सकता है ना, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। CME विद इजेक्टाइल लोडेड विद मैटर्स ट्रैवलिंग एट मिलियंस ऑफ माइल्स एन आवर कैन पोटेंशियली क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द मैग्नेटोस्फीयर द प्रोटेक्टिव शील्ड सराउंडेड द अर्थ। अब ये जो CME आ रहा है दोस्तों, इससे हमारा जो मैग्नेटोस्फीयर है, जो धरती को प्रोटेक्ट करता है, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। एस्ट्रोनॉट ऑन स्पेस वॉक, जैसे जो एस्ट्रोनॉट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो वो क्या करते हैं, स्पेस वॉक करते हैं, स्पेस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो जब बाहर आते हैं ना, तो उनकी भी लाइफ को खतरा हो सकता है, दे कैन एक्सपोज टू द रेडिएशंस, और उनको भी दिक्कत हो सकती है। सो दीज आर द डिफरेंट खतरे, जो अलग अलग खतरे हो सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं दोस्तों इससे आसपास के और टॉपिक की, है ना, रिलेटेड सर्च। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि सर ये जो एलोन मस्क भाई साहब हैं, ये क्यों अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रहे थे, 40-49 सैटेलाइट, क्यों, दिमाग खराब था इनका? देखो ये दुनिया को स्पेस इंटरनेट देना चाहते हैं, एक कंपनी है इनकी स्टारलिंक, उसके माध्यम से, ठीक है। अब ये स्पेस इंटरनेट होता क्या है, मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, इस पे मेंस का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, बट मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार आप इसको डिस्कस करें, जाके इसको देखें। दूसरा, व्हाट इज स्टारलिंक, स्टारलिंक क्या है बच्चों, व्हाट इज स्टारलिंक, है ना, चर्चा करनी है आपको। एक कंपनी है एलोन मस्क की द्वारा, ठीक है। ऑरोरा बोरियोलिस क्या है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है, ठीक है, ये अभी बताया मैंने। इनको नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, इसको सदर्न लाइट बोलते हैं, है ना। ये कहां देख सकते हो आप, आर्कटिक के पास, ये कहां देख सकते हो, एंटार्कटिक के पास। होता क्या है, जब सूरज की ये जो सोलर फ्लेयर है
हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से आके टकराती हैं तो इनसे एक डिजलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, लाइट चमकती है आसमान के अंदर, आपको अंतरिक्ष में ऐसे हरी लाल ऐसी लहराती हुई लाइटें दिखेंगी, बहुत कलरफुल होता है, बहुत अच्छा होता है। आप एक बार यूट्यूब पे डालना, ठीक है, नॉर्दर्न लाइट फिनोमिना, और इसको एक बार सर्च करना, आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। हाउ सोलर स्टॉर्म प्रेडिक्टेड, आपको मैंने क्या बताया, ये तो हम पहचान लेते हैं कब सोलर स्टॉर्म आएगा, तो आपको बताना है कि कैसे हम सोलर स्टॉर्म की भविष्यवाणी कैसे करते हैं। अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिया, ये देखना है। अंतरिक्ष इंटरनेट क्या है और स्टारलिंक क्या है। इसके अलावा दोस्तों प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बताया, आपसे सोलर स्टॉर्म के बारे में सवाल आ सकता है कि सोलर स्टॉर्म क्या होते हैं, सोलर फ्लेयर क्या होता है, सीएमई कॉर्नल मास इजेक्शन क्या होता है। पहले बच्चों एक बात मैं आपको बताता हूं, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस कुछ समय से ज्यादा आ रहे हैं, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, तो आप भी ध्यान दो, ठीक है। सोलर फ्लेयर के प्रभाव क्या होते हैं, सोलर स्टॉर्म के प्रभाव क्या होते हैं, कॉर्नल मास इजेक्शन के प्रभाव क्या होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी पर, आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के बारे में और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कहां दोस्तों, ज्योग्राफी 101, याद है आपको, ठीक है। ऑलरेडी डिस्कस दैट थिंग इन ज्योग्राफी 101, वो ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, उस पर डिस्कस कर चुके हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, सब समझ पा रहे हैं मेरी बात को, हाँ भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको सॉल्व कर देंगे अभी, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा भी दिया आपको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। सोलर स्टॉर्म अकर व्हेन द सन एमिट ह्यूज बर्स्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सोलर फ्लेयर एंड कॉर्नल मास इजेक्शन। कह रहा है सोलर स्टॉर्म कब होता है, ये कह रहा है सोलर स्टॉर्म तब होता है जब सूर्य से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकले और चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नल मास इजेक्शन, सीएमई, पहली बात। दूसरा, सोलर स्टॉर्म कैन डिसरप्ट सैटेलाइट एंड वेरियस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। तीसरा, कह रहा है इससे बहुत चीजें नुकसान हो सकता है। नॉर्दर्न लाइट इज ए फिनोमिना एसोसिएटेड विद द सोलर स्टॉर्म, ठीक है। कह रहा है कि नॉर्दर्न लाइट एक ऐसी प्रक्रिया है जो सोलर स्टॉर्म से एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है। जल्दी बताओ इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों। गाइज लाइक करो वीडियो प्लीज यार, 600 भी नहीं पहुंचे आज तो हम, बहुत शर्म आ रही है मुझे आज। क्या होगा इसका जवाब, गुड गुड, डी, ठीक है। देखो ऐसे सवाल करने का बस एक ही पर्पस है, वैसे तो मैंने अभी पढ़ा है, लेकिन इससे आपको सॉल्व करने के तरीके के बारे में समझ में आ जाए, कैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, कैसे सवाल आते हैं यूपीएससी में। तो यूपीएससी का सवाल ऐसा आ सकता है, ठीक है, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी में है। सौर तूफान तब आते हैं जब सूर्य और ज्वालाओं और कॉर्नल मास इजेक्शन के रूप में ऊर्जा का विशाल विस्फोट का उत्सर्जन होता है। सौर तूफान उपग्रह और इलेक्ट्रॉनिक संचार के विभिन्न रूपों को बाधित कर देते हैं। नॉर्दर्न लाइट सोलर स्टॉर्म से जुड़ी एक घटना है। तीनों बातें सही हैं, इसलिए डी सही हो गया, ठीक है। इसमें मेन स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। मेंस का सवाल क्या है दोस्तों, ठीक है, आपसे मेंस का सवाल जो है वो नॉर्मली पूछा जा सकता है, बहुत अलग नहीं है, बहुत बेसिक सा सवाल है, ठीक है, क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस से जुड़ी बातें आपसे पूछी जाती हैं। सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 में तो आ ही सकता है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो पृथ्वी मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है ना, दैट कैन बी आस्क्ड इनटू जीएस पेपर 1, ठीक है, और साथ साथ में ज्योग्राफी ऑप्शनल। ये वैसे टॉपिक देखो ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है, इसीलिए मैं कहता हूं देखो ज्योग्राफी ना एज अ ऑप्शनल बहुत ब्राइट स्कोप है। आप ज्योग्राफी को जीएस में हर जगह पेल सकते हैं भाई। आपसे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पूछा है आपसे, ठीक है, कुछ भी पूछा है यार, आपसे पॉलिटी का सवाल पूछा है, आप मैप बना के बता दो, ठीक है, मैप तो कहीं भी बन सकता है ना। तो वो चीज आपको क्या है ना कि ज्योग्राफी की यही खासियत है कि आप ज्योग्राफी को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं पर भी किसी भी उसमें लगा सकते हो। सो दैट इज द मेन पॉइंट, जिससे ज्योग्राफी जो है आपकी वो एक एडवांटेज देती है आपको एज ए ऑप्शनल, ठीक है, और अच्छी भी है, सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट है। स्पेशली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से, उनको पढ़ने में बहुत मजा आएगा ज्योग्राफी को,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो नहीं है साइंस से उनको मजा नहीं आएगा, उनके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया। सबसे मुश्किल पार्ट होता है क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी का इतना बेहतरीन कोर्स बना के मैंने डाला हुआ है ना, मतलब इतिहास में आपको इतना बेहतरीन कोर्स नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो उसको कीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन स्पेसिफिक। ठीक है, व्हाट इज सोलर स्टॉर्म, एक्सप्लेन एंड हाउ डज इट इफेक्ट द अर्थ, डिस्कस, इसको डिस्कस करना है, विल डिस्कस इट। ठीक है, एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है। ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।